बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम सब्जेक्ट जो डिस्कस करेंगे वो है MGT 201। इसका नाम जो हमारा है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अपने फाइनेंस को मैनेज करना कैसे करना है, ये सारी क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थॉरोली अपनी प्रिपरेशन करेंगे मिड टर्म के हवाले से। अच्छा, मिड टर्म का मैं आपको सिलेबस बताता चलूँ। एक से लेकर आपका ये जो 18 है यहाँ लेक्चर तक आपका सिलेबस है। ठीक है, एक से लेके 18 लेक्चर्स तक। अब इसमें से क्या आएगा थोड़ा सा मैं वो आपको बता दूं। इसमें से 22 आपके MCQs होंगे जो आपने अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 27। ठीक है, और फिर आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि आपने 2 उसमें से करने होंगे। ठीक है, और इसी तरह से 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपने 2 करने होंगे। ये 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, और ये जो होंगे 3-3 आपके नंबर के होंगे। और MCQs का आपको पता ही है 1 नंबर का होगा। ये टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 38 होंगे इस सब्जेक्ट के। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके तैयारी करने की जो तरीके होते हैं वो 3 से 4 होते हैं। पहला तरीका जो है वो स्टूडेंट वो ये है कि आप वीडियो लेक्चर्स और क्या कहते हैं हैंड आउट से अपनी तैयारी करें। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया, और इससे बेस्ट तरीका किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी का और कोई नहीं है। और फिर सेकंड तरीका है कि सिर्फ आप हैंड आउट्स को रीड करें। ठीक है, हैंड आउट्स को रीड करके उससे अपने कंसेप्ट बिल्ड करें। और थर्ड तरीका होता है कि आप पास पेपर्स या फाइल से करें। ठीक है, पास पेपर्स या फिर फाइल से। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ वो पास पेपर्स के MCQs भी उसमें इंक्लूडेड होंगे और फाइल्स भी इंक्लूडेड होंगी। वो मैंने एक फ़ाइल तैयार की है MGT 201 के नाम से, जिसमें लेक्चर वाइज आपके नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, और फिर उसमें MCQs भी इंक्लूडेड हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी, यानी इसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर लेसन। ठीक है, अभी इंशाल्लाह मैं आपको तैयारी करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ाइल कितनी आपके लिए कीमती है और मैं इस वीडियो में आपको कैसी तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा पहला हमारा लेसन जो है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब इसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? इज़ द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, किसकी मैनेजमेंट करनी है हमने? फंड्स की करनी है। तो पहली हमारी टर्म सामने आ गई कि हमने फंड्स की मैनेजमेंट करनी है टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने किसके मकासद पूरे करने हैं? ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमने पूरा करने हैं एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इट इंक्लूड, इसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, फाइनेंसिंग भी है और मैनेजिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी शामिल है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी नॉन फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली CS मेजर्स, जो कि आप CS पढ़ रहे होंगे, तो उसमें यह है कि फ़ाइनेंस जो है हमारे पास एक लाइफ स्किल है। और फिर कंपनी जो बेस्ट प्रोडक्ट उनके पास होते हैं वो फेल होते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से। अगर आप CS के भी स्टूडेंट्स हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का फ़ायदा यही है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाए। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कैसे उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है वो सारी समझ में आ जाए। और जो इसके मेजर एरियाज़ हैं वो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और फिर इसी तरह से शेयर होल्डर्स इक्विटी है। और इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बजटिंग क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूजिंग NPV, IRR, DCF, ये सारे आपके हैंडआउट्स में ये टर्म्स लिखी हुई हैं। मैंने इनकी थोड़ी सी यहाँ समरी बनाई है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो आए हैं यहाँ थोड़े से बिजनेस लीगल एंटिटीज़ आई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो फोकस करूँगा इस वीडियो में वो आपकी MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर करूँगा ताकि यहाँ से आपके कंसेप्ट्स क्लियर करवाऊँ। अच्छा, पहले स्टूडेंट्स इस वीडियो में ऐसा होगा, पहले स्टेटमेंट होगी MCQs की, फिर 4 ऑप्शंस होंगे, जो करेक्ट होगा उस पर ये टिक का निशान लगा होगा, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। पहला FM स्टैंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये एब्रीवेशन है। और दूसरा MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हमने ऊपर 3 पढ़ी थी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो सेल्स रिपोर्ट है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने कंपोनेंट हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो वो 3 हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा जी, वाई शुड CS स्टूडेंट स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट? टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज।
व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? प्राइमरी पर्पस जो है उसका ये है कि एवेल्यूएट करना कंपनी की परफॉर्मेंस को, कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी हमारा क्या कहते हैं, डीवैल्यू हो रहा, कंपनी का जो शेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें। अ कॉरपोरेशन डिफर्स फ्रॉम अ पार्टनरशिप इन हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स इन कॉरपोरेशंस हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, उनके पास क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है शेयर में। नेक्स्ट हमारे पास है इन कैपिटल बजटिंग व्हाट इज यू टू वैल्यूएट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी जिसे हम कहेंगे, ये क्या है हमारे पास, नॉट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका ये सिंपल एमसीक्यू भी आपके बन के आ सकता है कि एनपीवी स्टैंड्स फॉर, और फिर एनपीवी के आपको फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को इवेल्यूएट करने के लिए, ठीक है, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी उस पर हमारा कितना प्रॉफिट आया, उसको इवेल्यूएट करने के लिए हम एनपीवी यूज़ करते हैं। व्हाट डिफाइंस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, डेब्ट एंड इक्विटी रेशो, ठीक है, डेब्ट एंड जो इक्विटी रेशो है वो डिफाइन करता है कि हाउ मच फाइनेंसिंग इज मोर डेब्ट वर्सेस इक्विटी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ इस तरह से है कि मैं पास्ट पेपर पर रिलाई नहीं कर रहा इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज तुक्का होता है, आगे ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, मैं आपको यहाँ से थॉरोली प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। बेशक मुझे इस वीडियो के 2 से 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको कहीं हैंडआउट्स और किसी चीज़ को भी टच करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कंबाइंस सीएस, मैथ और फाइनेंस, ठीक है, इसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये 3 डिग्रीज मिलाकर, 3 शोबे मिलाकर हमारे पास फाइनेंशियल इंजीनियरिंग बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ सोल प्रॉपर्टरशिप कहेंगे इसको, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। सोल प्रॉपर्टर्स की क्या है, हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया कि नॉट एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप, तो उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती बल्कि क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फाइल चाहिए, आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो अगर मैं इस पर बनाऊँ कंप्लीट तो मुझे 2 घंटे कम से कम आपको बोलने में और समझाने में लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ाइल हम खुद तैयारी करें तो आप 1 घंटे में, सवा घंटे में इसकी आराम से तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको रिस्पांस इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और थोड़ी सी मुनासिब कीमत आपको पे करनी पड़ेगी। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल है जो वो डील करता है करंट एसेट के साथ, ठीक है, इन फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म एसेट लाइक कैश इन्वेंट्री। तो इस पे कैपिटल क्या करता है, डील करता है करंट एसेट्स के साथ। स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ट्रेजरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच मार्केट डील्स विद सिक्योरिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, money and capital market deal with securities and institutions. In financial management, time value of money is used in capital budgeting. Time value of money is used in capital budgeting. एक मिनट थोड़ा सा चले, ठीक है। और CAPM स्टैंड्स, हम ये टर्म है स्टूडेंट्स, अगर आप इनकी टर्म्स को क्लियर करके जाएंगे तो आप समझ सकेंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। व्हाट डज द कंट्रोलर हैंडल, कंट्रोलर किस चीज़ को हैंडल करता है, ऑडिटिंग को और बजटिंग को, ठीक है। विच लीगल फॉर्म फेसिस डबल टैक्सेशन, कॉर्पोरेशन जो है वो क्या करती है, डबल टैक्सेशन फेस करती है। विच एंटिटी कंट्रोल 80% ऑफ वर्ल्ड सेल्स, ठीक है, कॉर्पोरेशन जो है वो 80% की वर्ल्ड की जो दुनिया में सेल्स होती हैं इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। अ फर्म्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स बेस्ट मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स ओनर्स लॉस लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट, ठीक, ओनर्स का जो लॉस है वो होगा लिमिटेड होगा ऑन इन्वेस्टमेंट जो उसने की है कारोबार में। हाइब्रिड फार्म्स एम टू कंबाइन टैक्स एडवांटेज प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फिर क्यों इसको CS स्टूडेंट को फाइनेंस पढ़ना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, और फिर लिमिटेड लाइबिलिटी इन कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं जैसे अभी हमने MCQs में पहले पढ़ा। और फिर व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ CFO। अब CFO का कोई MCQs ऊपर नहीं आया बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन में इसके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि CFO क्या है,
ओवरसीज ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ओवरसीज की तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग बजटिंग, रिपोर्टिंग एंड कैपिटल प्लानिंग। अंडर CFO, ट्रेजरर हैंडल इन्वेस्टमेंट, ट्रेजर क्या करते हैं, हैंडल करते हैं इन्वेस्टमेंट को, वाइल द कंट्रोलर मैनेज ऑडिटिंग एंड बजटिंग। इसके दो MCQs ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, मुझे लगा नहीं है। व्हाट इज़ अ हाइब्रिड बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें सारा बताया कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन है कि आप इंपॉर्टेंस डिस्कस करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, एक्सप्लेन द डिफरेंट लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड देयर प्रोज एंड कॉन्स, नेक्स्ट डिस्क्राइब की फंक्शनल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लेसन नंबर 2 की तरफ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या मकासद हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स इसके यहाँ लिखे हुए हैं कि इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिखा गया है NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू का यहाँ लिखा गया है। अब फाइनेंशियल कटिंग क्या होती है, एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 किस्म के एसेट्स होते हैं, पहला रियल एसेट होते हैं, दूसरे फाइनेंशियल होते हैं। रियल जो होते हैं उनको टेंजिबल आइटम्स जैसे लैंड, मशीन्स वगैरह और आपके प्लॉट्स वगैरह है। फाइनेंशियल एसेट क्या है, द सिक्योरिटीज़ और पेपर क्लेम्स ऑन रियल एसेट्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन की गई है डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ में और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़ में। डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ जो हमारे पास हैं वो है स्टॉक, बॉन्ड्स वगैरह, और इसको एवेल्यूएट किया जाता है DCF के थ्रू। और फिर इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़ जो है हमारे पास डेरिवेटिव्स लाइक फ्यूचर ऑप्शंस, वैल्यू डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग एसेट्स। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स यानी आपको पता चल जाए कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, बॉन्ड्स हमारे पास है लॉन्ग टर्म डेब्ट इन्वेस्टमेंट इशूड बाय कंपनीज टू बोरो फंड्स इज कार्ड बॉन्ड, ठीक है। ये अपेयर होते हैं लाइबिलिटी साइड पे, और इस पर जो टाइप्स हैं वो है 3, डिबेंचर्स, मॉर्टेज बॉन्ड्स। डिबेंचर्स जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, और मॉर्टेज बॉन्ड्स जो हमारे पास होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, और अदर है हमारे पास यूरो बॉन्ड, जीरो, जंक बॉन्ड्स। अब स्टॉक शेयर्स क्या होते हैं, ये ओनरशिप बिजनेस की रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अपेयर होते हैं अंडर इक्विटी सेक्शन ऑन लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं स्टॉक्स की, एक तो है कॉमन स्टॉक जिसे कि वोटिंग राइट हो गए वगैरह, और दूसरा है प्रेफर्ड स्टॉक जिसमें फिक्स डिविडेंड्स होते हैं, उसमें कोई भी आपको वोटिंग राइट नहीं होता। अब बैलेंस शीट की पर्सपेक्टिव्स क्या है, ये यहाँ लिखी गई हैं, ठीक है। और फिर वैल्यू टाइप्स हैं, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इंटेंसिक वैल्यू, ठीक है। अब बुक वैल्यू क्या है, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे माइनस करती है डेप्रिसिएशन को। ये मार्केट वैल्यू क्या है, करंट प्राइस इसकी कितनी है, और जो इंटेंसिक है वो है वैल्यू बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लोज। अब इसके हम यूज़ करेंगे, देखें 3 से 4 मिनट में मैंने आपको सारा लेक्चर का जो मेन उसका मवाद था वो कवर यहाँ करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, पहला MCQs हमारे पास है। अच्छा स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपके यही MCQs और यही स्टेटमेंट के साथ आएँ, इसीलिए ऊपर मैंने ये सारे नोट्स बनाए के लिखे हैं ताकि कंसेप्ट्स वगैरह हमारे सबके क्लियर हो जाए। अगर MCQs में कोई हमें केस बना कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है और इतना हमारे पे प्रॉफिट है, इतना लॉस हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा एसेस कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास MCQs स्टार्ट हो रहे हैं लेसन नंबर 2 के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। ये फोकस करती है ऑन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ नॉट जस्ट प्रॉफिट, ठीक है। मैक्सिमाइज करते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ। अब वेल्थ में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सिर्फ उसमें पैसे या प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ कंसिडर रियल एसेट। इक्विपमेंट जो हमारे पास हैं वो रियल एसेट्स होते हैं, ठीक है। रियल एसेट्स आर टेंजिबल लाइक मशीन्स, लैंड्स वगैरह। अब मशीन्स में हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट भी आ जाते हैं। विच फाइनेंशियल एसेट रिप्रेजेंट अ क्लेम टू ओनरशिप। स्टॉक के जो एसेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप। नेक्स्ट हमारे पास है विच फाइनेंशियल एसेट रिप्रेजेंट डेब्ट। तो बॉन्ड जो होते हैं वो डेब्ट को, कर्जे को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एसेट जो रिकॉर्ड होते हैं वो बुक वैल्यू पे होते हैं, इनको बुक कहते हैं, ठीक है। और इसको रिकॉर्ड एसेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन हैंड ऑन बॉन्ड्स कार्ड
इंटरेस्ट जो हमें बॉन्ड के ऊपर रिटर्न मिल जाता है, हम उन्हें इंटरेस्ट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फिक्स्ड इनकम बट नो ओनरशिप राइट्स बॉन्ड्स, ठीक है, इसकी फिक्स इनकम होती है, कोई ओनरशिप इसमें राइट नहीं होता और वोटिंग भी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लक्चुएट द मार्केट रेट, तो उसमें है फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड। विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज परपेचुअल इन नेचर, कॉमन स्टॉक जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, परपेचुअल होते हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है विच वैल्यू यूजेस डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, इंट्रिंसिक जो वैल्यू होती है वो यूज़ करती है फ्यूचर कैश फ्लो को, इसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बैलेंस शीट अंडर लायबिलिटीज, स्टेक होल्डर रिटर्न्स इज कॉल्ड डिविडेंड। अच्छा जी, विच सिक्योरिटी टाइप इज कंसिडर्ड इनडायरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन दिया गया इसमें डेरिवेटिव्स लाइव ऑप्शन, ऑप्शन आर इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज, ठीक है। प्रेफर्ड शेयर होल्डर गेट डिवाइडेंड बिफोर कॉमन शेयर होल्डर्स। बुक वैल्यू जो बेस करती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करती है। विच मार्केट डील विद इन न्यू सिक्योरिटीज़, प्राइमरी मार्केट जो है वो डील करती है न्यू सिक्योरिटीज़ के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है डेरिवेटिव आल्सो नाउन एज इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़, और फिर स्टॉक अपेयर ऑन द बैलेंस शीट अंडर शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी दैट जनरेट कैश फ्लो, उसका है स्टॉक एंड बॉन्ड्स ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ बॉन्ड होल्डर इज़ अ लेंडर, ठीक है, बॉन्ड होल्डर को क्या कहते हैं, हम लेंडर कहते हैं। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब क्योंकि बॉन्ड होल्डर में ओनरशिप नहीं होती, शेयर होल्डर नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, हम लेंडर कहते हैं, लैंड मनी टू द कंपनी। अच्छा जी, कॉमन स्टॉक होल्डर हैव ओनरशिप एंड वोटिंग राइट्स होते हैं उनके पास। विच स्टॉक हैज़ प्रायोरिटी इन डिविडेंड पेमेंट, तो प्रेफर्ड स्टॉक उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इंटरेस्ट वेरीज विद मार्केट। अच्छा, मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है, वो करती है बायर सेलर पे विलिंगनेस पे, ठीक है, करंट प्राइस कितनी है बायर की और सेलर एग्री अपॉन किस पे होता है। ये आपके एमसीक्यू से। फिर 8 इसके शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट करें एफएम में और इकोनॉमिक्स में। और फिर रियल एसेट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़ क्या है हमारे पास, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट क्या है, मेन डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा है। ये स्टूडेंट्स आपने सारे शॉर्ट करके जाने हैं, आपका यहीं से पेपर इंशाल्लाह आएगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपेयर करना इनको, फिर डिफाइन करना रियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स को, फिर डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन कॉमन स्टॉक और बॉन्ड्स को। अच्छा जी, लेसन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। लेसन नंबर 3 हमारा पास है। अच्छा, पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपको मैंने 2 लेसन करवा दिए हैं। अगर आपको इसका फ़ाइल का प्रीव्यू पसंद आया है, इसका कंटेंट जो है आपको पसंद आया, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको ये फ़ाइल बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएगी। इसमें एवरीथिंग कवर की गई, बंदे के एक पढ़ने का दिल करता है कि एक चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है, उसमें एमसीक्यूज़ हों, शॉर्ट क्वेश्चन हों, लॉन्ग क्वेश्चन हों, ठीक है। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेक्चर था, मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, एक मिनट। लेसन 4 है, चलिए लेसन 3 को हम करते हैं, थॉरोली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बेशक हमारे 3 लेसन ही होंगे इस वीडियो में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थॉरोली आपकी प्रिपरेशन हो जाए। अगर मैं आपको वो पास्ट पेपर से करवा भी दूँ, तो पास्ट पेपर में कोई अंदाज़ा नहीं होता कि आपका पेपर कहाँ से बन के आएगा, थॉरोली में होगा कि आपकी कोई चीज़ मिस नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास जो लेसन है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल हेल्थ को इवेल्युएट करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस। अच्छा जी, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, हमारे पास बैलेंस शीट है, ये स्टैटिक होती है, इनकम स्टेटमेंट फ्लो की तरफ जाती है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है। बेसिक कंसेप्ट इसके हैं फंडामेंटल इक्वेशन, और फिर डबल एंट्री रूल, और फिर हमारे पास है बैलेंस शीट इनसाइट्स क्या होती हैं, तो ये सारा लिखा हुआ है यहाँ। और फिर 5 टाइप के एसेट्स होते हैं हमारे पास, करंट, फिक्स्ड, इंटेंजिबल, कॉन्टिजेंट, ठीक है। 5वीं टाइप यहाँ मिस हुई है किसी वजह से। फिर 6 टाइप की लायबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स है और इक्विटी है, यहाँ मेन लिखी गई हैं। 6 टाइप्स की नहीं होती, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ 3 होती हैं, सॉरी। और जो एसेट्स हैं टाइप्स हैं एसेट्स की, वो भी 4 हैं, 5 नहीं है, ठीक है। वो 5 नंबर था, मुझे लगा कि 5 टाइप्स लिखा हुआ।
अच्छा, लाइबिलिटीज़ की टाइप्स जो हैं वो तो हमारे पास तीन है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इक्विटी। यहीं से आपके स्टूडेंट एमसीक्यूज बनकर आएंगे। इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ठीक है, प्रॉफिट कैसे आपने निकालना है, नेट इनकम कैसे निकालनी है, ईबीआईटी कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। एमबीए का क्या फार्मूला है, ईबीए का क्या फार्मूला है और उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आपका पेपर जो है A+ आप ग्रेड मार्क्स दे सकें, ठीक है। अच्छा जी, पहला एमसीक्यूज हमें दिया गया कि विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो वो जो बैलेंस शीट है वो शो करती है। इसमें टेम्पोरेरी अकाउंट कौन सा नहीं है, एसेट्स नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसेस भी टेम्पोरेरी होते हैं, सेल्स भी, और कॉस्ट ऑफ गुड सेल भी। व्हाट डज नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल। नेट वर्किंग जो कैपिटल का है वो इक्वल होता है जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं उनको करंट लाइबिलिटीज़ में माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। NWC जिसे कहते हैं। विच आइटम इज़ कंसिडर्ड एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, उसे पेटेंट कहेंगे। पेटेंट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, इंटेंजिबल होता है, नॉन फिजिकल आइटम्स होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंट पेएबल इज अकाउंट पेएबल लाइबिलिटीज को कहते हैं। अकाउंट पेएबल रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज। अच्छा जी, विच मेथड एडजस्ट द बैलेंस शीट फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, अगर कहीं इन्फ्लेशन है, कहत का ज़माना है, तो वहाँ जो हम बैलेंस शीट को एडजस्ट करेंगे वो किसकी बेस पे करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वो होगा हमारे पास कांस्टेंट रुपी अप्रोच। EBIT स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा जी, वी स्टेटमेंट शोज एक्चुअल कैश मूवमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल कैश मूवमेंट को शो करवाती है। इंक्रीज इन करंट एसेट इज ट्रीटेड एट कैश आउटफ्लो। विच इज द फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक स्नैपशॉट ऑफ अ फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो इसका बैलेंस शीट आंसर आएगा। नेटवर्किंग जो कैपिटल है NWC जिसे कहा जाता है, ये कैलकुलेट होता है इस तरह से, करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज में माइनस कर दें। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज हाउ मच कैश इज जनरेटेड एंड यूज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक मेथड। तो इसका जो आंसर है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रेशियो एनालिसिस, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये अफेक्टेड बाय डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, LIFO और FIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे आगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसिडर अ टेम्पोरेरी अकाउंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो टेम्पोरेरी अकाउंट बनते हैं ना उन्हें हम कहते हैं सेल्स रेवेन्यू की। ये ठीक है, ये पहले रिपीट हो चुका है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड प्राइमरली मेजर्स वैल्यू क्रिएटेड आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट MCQ है आपका। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलूँगा कि MVA जो कैलकुलेट होता है वो इसके मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, उसको माइनस करेंगे जब कैपिटल इन्वेस्टेड में है तो हमारे पास MVA कैलकुलेट हो जाएगा। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड जब अर्निंग को हमने क्या कहते हैं इंक्लूड करना हो तो उसको बैलेंस शीट पे करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स इंक्लूड पेटेंट एंड लाइसेंस। तो ये हमारे पास जो पेटेंट्स होते हैं, लाइसेंस होते हैं, कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, सारे इंटेंजिबल होते हैं, नॉन फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। व्हाट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या करता है, इग्नोर करता है इन्फ्लेशन को। इन एन इनकम स्टेटमेंट EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। एन इंक्रीज इन करंट एसेट इज नाउन एज कैश आउटफ्लो। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको 3 तकरीबन करवा चुका हूँ और इसके मैं 30 MCQs आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, 30+ हैं। और ये नोट्स में मैंने आपको काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड्स पेड। विच ऑफ दीज इज़ अ फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास क्या होती है, फ्लो स्टेटमेंट होती है। जैसे कि शॉर्ट समरी में अगर स्टूडेंट आपके पास MCQs पढ़ने का वक्त ना हो तो सिर्फ आप जो शॉर्ट समरी ऊपर लिखी गई है शॉर्ट नोट्स के नाम से आप उसको भी पढ़ सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट। मशीनरी को हम नहीं करते, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं। ये डबल एंट्री क्या होती है अकाउंटिंग में, उसका क्या मतलब होता है कि एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज नाउन एज अ डबल एंट्री। विच मेथड इज यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लास्ट इन फर्स्ट आउट इज यूज फॉर इन्वेंट्री एलिवेशन वैल्यूएशन, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है वो आपने लिखना है। फिर करंट और फिक्स एसेट कौन से होते हैं, कांस्टेंट रिपी अप्रोच हम इन्फ्लेशन में यूज़ करते हैं। तो ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके पर्पज़ आपने बयान करने, और फिर आपके पास लिमिटेशन जो है हमारे पास ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाउ दे कैन बी ओवरकम, तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है, ठीक है। और फिर ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये पूछे गए हैं आपसे 9 क्वेश्चन में, इनको तैयार करके जाना है, ऐसे नहीं जाना पेपर में कभी ऐसे ही चले जाए बंदा कह जी ये फाइल में तो ऐसे ही दिया होगा। नहीं नहीं, इसमें एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दी गई हुई है, ठीक है। अगर आप इस फाइल को तैयार करके जाएंगे आप इंशाल्लाह 38 आउट ऑफ 38 मार्क्स गेन करेंगे। अब हैंड आउट्स तुरंत तैयारी तो हैंड आउट से ही अच्छी होती है, लेकिन हैंड आउट्स को पढ़े कौन, मसला तो ये है। अब इसमें पैराग्राफ बन के लिखे हुए पढ़ते रहो भाई, निकालते रहो इसमें से चीज़ें, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है कि किसी स्टूडेंट की भी कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। अब स्वॉट एनालिसिस था वो मैंने वहाँ आपको करवाया, ठीक है। स्वॉट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। ये सेकंड लेसन यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, तो एवरीथिंग इसमें फाइल में मैंने कवर करवाने की कोशिश की है आपको। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइम वैल्यू मेन्यू के जो कोर कंसेप्ट हैं वो यहाँ डिस्कस किए गए हैं, और फिर आगे उनके एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। और फिर इस तरह से मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो हमारे पास यहाँ लेक्चर कौन सा चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट हुआ है। इसमें स्पेशल एरिया ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है, एनपीवी क्या होता है, हम पहले जो छोटी छोटी हमने टर्म्स पढ़ी हैं उनको हम डिटेल से यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसका पार्ट सेकंड चाहिए, आप परचेस नहीं करना चाहते फ़ाइल, तो आप मुझे पार्ट सेकंड का रिप्लाई करें आप अपने कमेंट्स में, और मुझे वीडियो को लाइक चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं इस सब्जेक्ट पर दोबारा वीडियो बनाऊँ, ठीक है। मैं ज़्यादा सीएस को फोकस करता हूँ सब्जेक्ट्स को, तो अगर आप इस पे फोर्स करेंगे मुझे तो मैं बना दूंगा। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर।